नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर लेमी में और अभी हम हैं जनरल ग्राउंड पे, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ है मास मीटिंग को लेकर। तो देखना ये होगा कि मास मीटिंग क्या को लेकर है, और मैं बता दूँ कि जो भी रेजोल्यूशन निकलता है मीटिंग का, वो पूरे डिटेल के लिए, पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, आज का मीटिंग है। ये एक पावर ग्रिड कंपनी जो है ऑल अरुणाचल में एक MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो आउटकम था हाइड्रो जिसका। तो वो चलते हुए पूरा उन लोग ने ऑल अरुणाचल को पूरा जगह में वो किया, हर जगह में। जैसे हमारे 12 पाके केसांग में 2 जगह में वो लोग इंस्टॉल किया है, एक तो सिजुसा, एक तो पाके केसांग में। तो पाके केसांग में वो ऊपर में आप लोग देख रहा होगा वो टावर है, वो सब स्टेशन है। तो उसको उन लोग ने नोटिफिकेशन निकाल के कंपनसेशन दिया। तो लोग तो सोच रहा था कि कंपनसेशन देगा, और ये जितना हाईवे है इसका भी कंपनसेशन दिया, क्योंकि इसमें यहाँ में कोई फॉरेस्ट का कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ लोग को मालूम ही नहीं है। तो ये होने का बाद फिर बाद में आया कि ये नहीं होगा। एक बार मीटिंग किया, यहाँ में ही मीटिंग हुआ था, मुझे भी बुलाया था। मैंने फिर एक को बताया था, जितना भी DC था, हमारा लोकल MLA था, और पावर ग्रिड का लोग भी था, सीनियर ऑफिसर। तो उन लोग को मैं बताया, एक का अंदर में आपको ये प्रोविज़न है, आपको जैसे भी हम लोग का लैंड को एक्वायर करना है, एंड कॉम्पनसेशन नहीं भी दो तो ऑनरशिप आपको वो करना है, रिकॉग्नाइज करना ही होगा। तो उस समय उन लोग ने प्रॉमिस किया था, हाँ करेगा, ये तो बात सही है, क्योंकि मैंने सारा एक्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया था। जो राइट टू फेयर कंपनसेशन था, फॉरेस्ट राइट जो एक्ट जो 2006 है, और एक तो जूम कल्टीवेशन एक्ट है, एंड कहीं कहीं जो इम्प्लीमेंट हुआ कोर्ट ऑर्डर, सारा को हमने उनको ब्रीफ कर दिया था। तो सब ने वो तो सोचा कि ये बात सही है। तो बाद में जाके उन लोग 1-2 जगह में इवन सर्वे भी किया, जहाँ तक पकड़ो ये पसा ये कहाँ किया। मैं भी गया था, तो वहाँ में भी मैंने देखा कि वो लोग एक्टिवली कर रहा था। लेकिन रिसेंटली एक व्हाट्सएप में मैंने एक देखा मैसेज जो किसी ने अपलोड किया था। उसमें था कि पावर जो कमिश्नर है अरुणाचल का, मिस्टर अंकर गर्ग, उन्होंने एक नोटिस निकाला है, कैबिनेट का डिसीजन बेकिंग है बोल के। उन्होंने ये लिखा है कि ये नोटिफिकेशन ये निकाला कि ये जो जितना भी रिजर्व फॉरेस्ट में है उनको हक नहीं है, और वहाँ में जो भी बैठ रहा है उनको ये फॉरेस्ट जो ट्रांसमिशन जहाँ भी हो, कंपनसेशन नहीं, नॉट ओनली कंपनसेशन, ऑनरशिप से भी बेदखल करता है। तो ये जो मुझे भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैं भी इसी में रहता हूँ। और मुझे ये, मैं जब MLA था 2004 और 9 में, तो ये एक्ट आया था, फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन एक्ट, शेड्यूल ट्राइब ड्वेलिंग हाउस वाला एक्ट 2006 में। तो उसका मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, क्योंकि जो भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है वहाँ में क्लियरली लिखता है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। तो उसमें लिखा हुआ था थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो अरुणाचल भी पार्ट ऑफ द माने एप्लीकेशन में था। तो उसमें यहाँ में फिर हम लोग को यहाँ गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होता है, तो यहाँ में फिर वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है बेकिंग करके सेम नोटिफिकेशन को। तो वहाँ में फिर अपॉइंटमेंट होता है, कमिश्नर या ऑफिसर जो है, हाँ ये होता है।
उसका बाद ये होते वक्त मैं खुद भी एमएलए था, मैं भी 1-2 मीटिंग में मेंबर था। मतलब जैसे कि सिजुसा में एक मीटिंग हुआ यहाँ का लेवल कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो दोनों में तो ये ऑलरेडी ये एक्ट जो है इनफोर्स में था। इनफोर्स का मतलब ये कानून लागू है, मतलब तो जब लागू होता है तो वो एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल होता है तो पावर ग्रिड या कोई भी हो तो उसको कंपेंसेशन लैंड एक्वायर करके कंपेंसेशन देना पड़ता है, वो प्राइवेट किसी का भी हो, चाहे किसी, मेरा तो है नहीं इसमें। फिर भी जब ऐसा हुआ तो लेकिन उसको जब ये लोग लास्ट में जो पावर कमिश्नर जो अंकुर गुप्ता आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने लिखा कि ये नहीं होगा, अब इन टाइटल नहीं है। और वो भी कैबिनेट ऑफ अरुणाचल ने डिसीजन दिया, जो कि कैबिनेट ऑफ अरुणाचल हम लोग का वेलफेयर के लिए करना चाहिए था, वो हम लोग का नेगेटिव के लिए, सिर्फ सिजुसा 12 पकेकेशन के लिए नहीं, ये एप्लीकेबल तो ऑल अरुणाचल, होल ऑफ अरुणाचल। आपका वेस्ट कामेंग में भी इफेक्ट होगा, ये मतलब ये एप्लीकेबल है, इवन पापुमपारा में भी है। तो ये जो देखा है तो यहाँ जो ये डिस्ट्रिक्ट का ये है कि 80% जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आता था, जो कंजर्वेशन 1980 का कंजर्वेशन एक्ट का अंदर में आता है। लेकिन फॉरेस्ट राइट जो एक्ट आने का बाद 2006 का बाद हम लोग उस तरह से ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक्ट में क्लियरली लिखा है, वो सुपरसीड करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। तो सुपरसीड करने का बाद तो हमें कोई फॉरेस्ट से कोई लेना देना, वहाँ लिखा भी हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस भी नहीं चाहिए बोल के। लेकिन जब एक सेंट्रल स्कीम आता है जिसका प्रोविजन है लैंड एक्वायर करना एंड कंपेंसेशन देना, उस पे फिर हमारा कैबिनेट जो पार्लियामेंट का एक्ट को ओवर सीटिंग करके वो लोग एक डिसीजन देता है कि यहाँ का लोगों को इन टाइटल नहीं है, अब एलिजिबल नहीं है, कंपेंसेशन नहीं है, और देगा भी तो हम लोग एक ग्रेशिया देगा, स्पेशल एक ग्रेशिया, जिसका एक स्पेशल एक ग्रेशिया मतलब कुछ देगा, मतलब वो तो दया मया का चीज़ होता है, वो रिकॉर्ड में नहीं होता है कोई भी हो। तो ये हमने बहुत सीरियसली सोचा कि अरे मेरा समय में ये ऑलरेडी इन्फोर्स था एक्ट जो है, प्लस वो एक्ट का दायरा यहाँ में 2-3 बार एक्वायर भी हुआ, पैसा भी दिया, तो ये क्यों फिर ये निकला। तो मैंने कागज़ ढूंढना शुरू किया, मैं पावर चीफ इंजीनियर ऑफिस में गया, फाइल नोटिंग मांगा, कैबिनेट डिसीजन मांगा, फिर उसका बाद उससे रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट लेते गया, तो सारा डॉक्यूमेंट बोलता है, इवन दिल्ली का मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट भी बोलता है, मैंने PCCF को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को लिखता है कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो एप्लीकेबल है, अप्लाई करना है इन एनी एक्विजिशन में। तो इसमें हम लोग का राइट तो है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है कैबिनेट किस अथॉरिटी से एक पार्लियामेंट एक्ट को बाईपास किया, उसका बाद वो फिर लिखता है हमारा ऑनरशिप नहीं है, तो हम कहाँ का रह गया। सही तो था आपने जो ये समझा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मीडिया ब्रीफिंग भी कई बार किया है, हाँ। तो लोग जानते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आज के दिन में जो मीटिंग हुई स्पेशली, कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोगों को आप लोगों ने इन्विटेशन दिया था, वो सब थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा, ये जो है जो उन्होंने ये जो एक्शन लेने के लिए कैबिनेट ने जो अपना स्टैंड लेने के लिए उन्होंने एक कागज़ जरूरी होता है जो गाइडलाइंस में है, वो है कंसेंट, ग्राम सभा का कंसेंट। तो वो ग्राम सभा कंसेंट देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो मिनिस्ट्री से भी हो, कहीं से भी हो, वो इवन सर्कुलर में भी गाइडलाइंस में भी वो मतलब डायरेक्टिव है कि आपको जैसे भी ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कंप्लायंस करना है बोल के। तो ये लोग ये करने के लिए, क्योंकि इन लोग ऑलरेडी 75 करोड़ का आसपास 75 करोड़ का आसपास ऑलरेडी इन लोग फॉरेस्ट को दे चुका है पैसा। अगर ये मिट्टी यहाँ कम्युनिटी का है तो फॉरेस्ट किस लिए लेगा, लेता भी है तो रीजनिंग होना, अगर लेके भी फिर उनको अथॉरिटी हटा देता है, ओनरशिप से हटा देता है। इसीलिए वो लेटर में जो डीसी का जो टू हुम इट में कंसर्न जो लिखा हुआ है, उसमें ग्राम सभा से कंसर्न लिया बोला है, वो मतलब गाइडलाइन में है। तो उसमें हम सोचा कि ग्राम सभा जो दिया है तो पक्का ये तो यूनियन है, क्योंकि अगर ग्राम सभा ही, अगर गांव वाला ही बोल देता है हमारा ये मिट्टी हम लोग का नहीं है, फॉरेस्ट का है, हमें बेदखल कीजिए बोलने से तो ये तो सुसाइडल है। फिर भी मैंने सोचा ये तो कहाँ तक सही होगा, लेकिन उसमें एनेक्चर होता है कि मान लो कोई भी देता है डिक्लेरेशन, उसका एनेक्चर होता है, तो एनेक्चर नहीं था वो RTI रिप्लाई में। तो मैं सोचा इसमें थोड़ा दाल में कुछ काला है। देन आई स्टार्टेड, तो मैंने सोचा नहीं, इसको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक को हमने
डोमेन में रखने के लिए किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने वहीं वादा किया था कि इसको मैं पब्लिक को वहाँ में रख दूंगा, क्योंकि जब मैं एक फॉर्मर एमएलए, एक सीनियर सिटीजन, किसी चीज़ को जब मालूम हो जाता है जो पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड है, उनका आगे रख देना, उनको जानकारी देना मेरा भी फॉरमोस्ट ड्यूटी है बोल के मैंने फिर बात किया, औरों को बात किया। तो सब इन लोगों ने, सब ने हमको बोला नहीं आप ही ये मीटिंग अरेंज करना है, क्योंकि मैं तो अब फॉर्मर एमएलए हूँ, अभी इलेक्शन का भी आजू बाजू समय आ रहा है, तो लोग सोचेगा मुझे ये पॉलिटिकली करा। तो मैंने बोला नहीं, आप लोग किसी को भी कराओ, इवन स्टूडेंट यूनियन को कराओ या पीडीएफ, हम लोग का यहाँ में कम्युनिटी का एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो हेड करता है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो वो लोग सब ने बोला नहीं आप ही कराओ, क्योंकि आपके पास थोड़ा नॉलेज है, आप अच्छे से ये कर सकता है, और आप बुलाने से ऐसा पब्लिक शायद कन्विंस होगा बोल के तब मुझे ये मीटिंग बुलाना पड़ा। और ये मीटिंग 12 पाके केसन का सारा आज का दिन में मेरा केवल गांगबरा और ग्राम मेंबर कोई नहीं आया अभी, तो उन्होंने डिक्लेयर करके बोल एमएलए नहीं आए, जेडपीसी नहीं आए, जेडपीएम नहीं आए, क्या कहना है सर? अभी देखिए, अभी यही तो बात है, विषय है कि क्योंकि ये सारा स्कीम जो है फिर कैंपा में चला जाता है, तो कैंपा में भी एक ऐसा है, कैंपा में भी एक इशू है, कैंपा सेंट्रल में जाता है फंड जो, लेकिन सेंट्रल से फिर आपको स्टेट से अगर 90% का स्कीम फिर बना के पैसा वापस दे देता है, ओनली 10 को रखता है। तो ये स्कीम जो है जनरली पॉलिटिशियन हो जो शहर में वो यूज़ करता है। शायद ये पब्लिक का क्वेश्चन हो सकता था, इसीलिए शायद उन लोग आया नहीं होगा। प्लस लास्ट मीटिंग में तो उन लोग ने खुद बोला कि एमएलए साहब खुद डिक्लेयर किया कि हम इसको टेकअप करेगा, डोंट वरी, हम गवर्नमेंट से बात करेगा। तो वो तो उल्टा हो गया। अभी उस समय तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था आपका मिट्टी है नहीं है बोल के, आप राइट नहीं है वो नहीं है बोल के। उस समय मीटिंग किया था उन लोग ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा बोल के, लेकिन अभी तो उल्टा ही हो गया। तो उल्टा होने का बाद तो आज उनको जवाबदारी था, क्योंकि इतना पब्लिक आया था, तो आज वो क्या जवाब देता है, शायद उसके लिए नहीं आया होगा। मैंने तो उनको बोला, अपील किया है, ये सब तो छोटा मोटा गाली तो होगा ही पब्लिक लाइफ में ना, फिर भी आ जाओ, पब्लिक को क्लियरिफाई कर दो ना। और हम लोग है, क्योंकि जो भी हो उनको भी इफेक्ट होगा, उनका भी सुना, वो घर कोई है बिल्डिंग है उसका भी एलपीसी है। मैं वही बोला, अगर किसी का एलपीसी इनवैलिड है तो आपका नंबर 1 हम ही तोड़वाएगा, हम खुद तोड़ेगा भाई। आप एबव तो किसी लॉ से तो नहीं है, एबव सब लॉ तो इक्वल है। तो इसीलिए मैं वही बोला हूँ, तो क्यों नहीं आया। और वो लोग का मेरा ख्याल, अभी मैं तो वही दावत करूँगा, कोई उन लोग तो, क्योंकि एक जिला ने बोलता है 30% आप लोग को दिला देगा। एक जिला अगर 30% दिला देगा बोलता है ऑफिशियल मैटर को, तो उससे हमको थोड़ा सा लिंकअप करने का मजबूरी हो गया कि कहीं वो लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मेरा है, शायद उसके लिए भी। और यहाँ तो पब्लिक कितना एग्रीव है, आज कितना ताली बज रहा है। आज कई लोग आए देखे, ये बहुत इंटेंस इशू भी है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरे ओर से कि ऑलरेडी आपने इतना थोड़ा स्टडी किया, आज भी हमने देखा, ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग भी हमने देखा, तो एज ए फॉर्मर एमएलए कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने कंसर्न मिनिस्टर या फिर सीएम को आपने रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं रखा इसको लेकर, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोलने से हो जाएगा, उसको ऊपर है सर ये बात नहीं। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गवर्नमेंट को वहाँ मैंने डायरेक्ट बोला कि आपका इसमें थोड़ा सा गलत एक्शन हुआ। रिटर्न में नहीं दिया, रिटर्न तो पब्लिक का इशू है, क्योंकि एक जगह का नहीं है और एक सिटिंग एमएलए है, फिर मैं वो करेगा तो बाईपास होगा। तो इसीलिए एक मौका देने के लिए उनको भी बुलाया गया, सबको बुलाया गया था। आज मैं खुद पहला साइन मैंने उसको ही किया सर्कुलर में, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रोटोकॉल क्या है। मैं फॉर्मर होने का नाते मैं ऑटोमेटिक सिटिंग वाला को मैं ड्यू रिकॉर्ड दूंगा। तो पहला मेरा सर्कुलर जो इनविटेशन था उनका ऊपर में मेरा सिग्नेचर था। मैंने वहाँ बोला भी था ये पहला साइन है जो हमारा ऑनरेबल को मैं भेज रहा हूँ बोल के। उसका बाद जितना भी फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर था, वेली साहब को, दौलो साहब को, सबको मैंने वो किया। लेकिन वो आना चाहिए, नहीं आने का कारण तो मैं नहीं बता पाऊँगा। एक ने तो लिखा कि कोई उनका रिलेटिव मरा है इसलिए वो जा रहा बोला है, तो वो भी सही हो सकता है। बाकी क्यों नहीं आया वो तो मैं तो मालूम नहीं है इतना, अभी नहीं आया बोल के यही चेहरा देखा है। अदरवाइज इतना आदमी आया, आ भी गया भी था होगा कोई, इतना आदमी भीड़ भाड़ में ना, ये मैं स्पेकुलेशन नहीं करूँगा कि नहीं आया क्यों आया बोल के ना। लेकिन एक जब चेयर में होता है तो रिस्पॉन्सिबल तो होता है, वो भी हमारा एक दूसरे का नहीं, गवर्नमेंट का सिस्टम का साथ, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ।
तो इस वक्त हमारे साथ मास मीटिंग के ड्राफ्टिंग के मेंबर है, उनसे हम सीधे मिलेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली आज जो मास मीटिंग हुआ था उसमें रेजोल्यूशन में क्या निकला, आउटकम क्या निकला, सीधे उनसे मिलते हैं, जानते हैं। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम जानना चाहेंगे, आज मास गैदरिंग हुआ, कह सकते हो फर्स्ट टाइम ऐसा हमने भी सुना है इस तरीके का गैदरिंग हुआ, एंड कहीं ना कहीं एक जेन्यून इशू है कह सकते हैं। तो आज का ड्राफ्टिंग कमेटी के आप मेंबर भी थे, तो हम जानना चाहेंगे रेजोल्यूशन क्या निकला और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेने वाले हैं सर? आज का मीटिंग पाकी केसंग के लिए एक निर्णायक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 83% ऑफ आवर लैंड इज़ अंडर आरएफ। लेकिन हम लोगों को ये एक होप था कि एज़ पर FRA 2006 वी आर ओनर ऑफ द लैंड। लेकिन जो पावर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया, उससे हम लोग को बहुत सारा इफेक्ट हो गया। एंड फर्दर मोर हर किसी को जानता है कि ये नोटिफिकेशन का बाद इसी के बहाने रेस्ट ऑफ थिंग्स भी इसके पीछे पीछे होगा। इसीलिए एक जनरल मीटिंग हुआ, इस पे हमने 5 मेंबर गठन किया है, जो कि हेडेड करेंगे एक्स MLA तची हेमू जी, और उसके जनरल सेक्रेटरी है न्यान्या गोलो जी, जो हमारे पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और उनके साथ रहेंगे चुमा नाबम एज वाइस चेयरमैन। उसके बाद यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो रहेंगे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। और एक हम लोग का जो पहले से एक छोटा सा गठन था, उनके जो चेयरमैन रहेगा वो हमारा कन्वीनर रहेगा। और बेसिक मुद्दा ये है कि हम FRA 2006 को ही बेस मान के चल रहे हैं, जो हमको ट्राइबल्स को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ऑथोराइज किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिसीजन में इसको बाईपास करने की कोशिश किया है, इसको साइडलाइन करके कुछ और एक नोटिफिकेशन लाने के लिए कोशिश किया है। भले उन्होंने लिखा है कि ये ओनली फॉर दिस पावर ग्रिड इशू के लिए, ऐसे नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। फर्दर जाके इसी डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर इस्टेब्लिशमेंट भी हमको बोलेंगे। इसीलिए हम सीधे तौर पे यहीं पे हम लोग खारिज करते हैं, और हम लोग इसको टूथ टू नेल फाइट करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और हमारे जो कमेटी है, वी हैव फेथ इन दम। और एज एन ड्राफ्टिंग चेयरमैन मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ, इंटायर जिस्ट मेरा हिसाब से गवर्नमेंट का अगेंस्ट में है। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इट बैक, क्योंकि कुछ जगह ही ऐसे है हमारे पास अरुणाचल में जो पब्लिक यूटिलाइजेशन में है। हमारे ऑलमोस्ट 78% लैंड है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। वी हैव मैनी रिवर वैलीज ओनली, जिस पे हम लोग बसते हैं। हिमालय की चोटी पे कोई नहीं रहता है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जिस जगह पे आप FRA का थ्रू जिस वैली को पब्लिक के लिए यूटिलाइज करने के लिए एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए, अदर काम के लिए या ला सकता है, कम से कम उसको तो गवर्नमेंट कम से कम एक्सक्यूज़ में लेना चाहिए था। बट गवर्नमेंट हैड नॉट थिंक दैट। वो अपना हिसाब से, अपना फ़ायदा के लिए, अपना बचने के लिए जो डिसीजन लिया वो बहुत हानिकारक है। सो होप कि आगे जाके रेस्ट ऑफ अरुणाचल में भी शायद ये चीज़ हो, और ये हम आशा करते हैं कि ये एक अरुणाचल प्रदेश का ही एक इशू बने, क्योंकि हम लोग 100% ट्राइबल स्टेट है। हमको ये हक मिलना चाहिए एज पर 2006 के अनुसार, FRA के अनुसार हमको ये मिलना चाहिए। यही जिस्ट था जी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड चेयरमैन सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कह सकते हो जो ट्राइबल एरिया है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसको कहीं ना कहीं अगर इनके तरफ से जो एलिगेशन लगाया जा रहा है और जो RTI का जो सबूत दिखाया जा रहा था आज मीटिंग के दौरान भी, अगर वो सही है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट की तरफ से काफ़ी गलती या आप कह सकते काफ़ी बड़ा ब्लंडर किया गया है, ऐसा क्या कहना मान के चल सकते हैं। तो देखना ये होगा कि जो एक कमेटी बनाई गई है उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है और कब तक ये जो प्रॉब्लम है या फिर जो इशू है वो सॉर्ट आउट होता है। हमारे साथ बने रहिएगा तब तक।